नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही है समकालीन भारत फर्स्ट। और आप जानते हैं समकालीन भारत फर्स्ट आपके भूगोल विषय से संबंधित पुस्तक है। और इसमें आपने अध्याय क्रमांक 1 कंप्लीट पढ़ लिया है पिछले वीडियोस के दौरान। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय क्रमांक 2 को, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और इस भौतिक स्वरूप वाले पार्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। यानी कि जो आपका पूरा ये वीडियो रहने वाला है इस अध्याय का, ये आपका भारत के भौतिक स्वरूप यानी कि भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित रहेगा। देखो, आपने जो लास्ट वीडियो देखे हैं पहले अध्याय से संबंधित, उसमें आपने भारत के आकार, स्थिति और इसके विस्तार से संबंधित बातें की थी। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, साथ ही भारत की जो आपके मानक समय रेखा, भारत की आपके जो मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा, इनकी आपने चर्चाएं की। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, इस जलीय सीमा से जो तटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, भारत के राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, इनकी राजधानियां कौन सी है। ऐसी आपने सामान्य सी बातें प्राप्त की, सामान्य सी जानकारियां प्राप्त की थी भारत के संदर्भ में। यानी कि अपने इसी प्यारे भारत देश के बारे में आपने सामान्य सी बातें जानकारियां प्राप्त कर ली, सामान्य सी बातों को आपने जान लिया है। इस अध्याय के दौरान हम बातें करेंगे कि भारत का भौतिक विभाजन किस प्रकार से है, भारत को किस प्रकार से भौतिक विभाजनों में विभिन्न भौतिक प्रदेशों में आप बांट सकते हैं। उनके नाम जैसे हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये जो भारत के 6 भौतिक विभाजन है, भौतिक प्रदेश है, आगामी वीडियोज के दौरान हम इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की, यानी कि भारत को विभिन्न भौतिक विभाग हैं, जो ये आपके 6 विभाग हैं, इनकी हम एक एक वीडियो के दौरान चर्चाएं करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बातें करेंगे कि भाई जो हमारा भारत का भौतिक स्वरूप है, इस भौतिक स्वरूप को इन भागों में कैसे बांटा गया है, भारत के भौतिक स्थलीय स्वरूप है, इसकी स्थलाकृति की कुछ विशेषताएं क्या हो सकती है, इनकी हम मोटे तौर पर चर्चाएं करेंगे और इसको विस्तार से हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, जो भारत का भौतिक स्वरूप आपको दिखाई देता है, भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि जो आपने भारत का जो आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर आपके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और आप इनके बीच में अवस्थित, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य जो भारत का मुख्य भूभाग अवस्थित है, और साथ ही साथ आपके जो 2 द्वीप समूह अवस्थित है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, जो ये पूरा भारत का स्थलीय स्वरूप है। इस स्थलीय स्वरूप की भौतिक विशेषताएं क्या है, इस पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, कौन से उच्चावच हैं, इनकी हम बातें करेंगे। अब स्थलाकृति और उच्चावच क्या होते हैं भाई? अब देखिए, इस एक शब्द आता है स्थलाकृति और एक आता है उच्चावच। ये होते क्या है वस्तुतः? अब देखिएगा, जब आप स्थलाकृति और उच्चावचों की बात करते हैं ना, तो आपको कुछ भाग आपको याद आते होंगे, स्थलाकृति या फिर आप इसे कह सकते हैं उच्चावच। ये क्या होते हैं? देखो, आप अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल राज्यों से संबंध रखते हैं, या इन क्षेत्रों में आप घूमने गए हैं, या इन स्थानों के निवासी हैं, तो आप समतल मैदानों से परिचित होते होंगे। भाई इन क्षेत्रों में क्या है, अधिकतर भूमि समतल सपाट है। या फिर आप अगर दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं, अर्थात आप महाराष्ट्र के हैं, या फिर आप केरल से हैं, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश, या फिर आपके दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या यहां पर कभी घूमने गए हैं, या फिर यहां के निवासी हैं, तो आप पठारों से परिचित हैं कि भाई पठारी भूमि किस प्रकार की आप जानते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, या फिर आप जैसे आप पूर्वोत्तर के राज्य जो 7 सिस्टर स्टेट्स होते हैं, सिक्किम है, इन राज्यों से अगर आप संबंध रखते हैं, तो आप पहाड़ों के बारे में यानी कि पर्वतों के बारे में जानते हैं, या फिर आप कभी पर्वतों के बारे में आपने कभी वीडियोस देखे हैं, तो उनके बारे में, उनके माध्यम से भी आप इनसे परिचित होते हैं। तो आपने ऐसे जितने भी स्थल रूप आप देखते हैं, तो ये जितने भी स्थल रूप होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके विभिन्न उच्चावच। इन्हीं को उच्चावच कहते हैं, इन्हीं को स्थलाकृतियां कहते हैं। यानी कि जो ये आपके मैदान है, पठार है, पहाड़ियां हैं,
पर्वत हैं, ये जो जितने मरुस्थल हैं, ये जितने भी इस प्रकार के आपको विभिन्न लक्षण दिखते हैं पृथ्वी पर, इस भूमि के विभिन्न जो रूप दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे भाग ये आपके उच्चावच कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में बहुत से अधिक विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। जैसे जैसे आपके मैदान देखने को मिलते हैं, जैसे आपके समतल भूमि पर विस्तार होता है, इनका मैदान होते हैं, ये मैदान समतल भूमि पर विस्तारित होते हैं। इनके फायदे क्या होते हैं? इनके फायदे होते हैं कि इन पर आपकी खेती आसानी से की जा सकती है। खेती आसानी से कैसे हो सकती है? देखो, एक तो एकदम सपाट भाग है, एकदम समतल भाग है, तो इस पर आप किसान हल चलाएगा तो वो आसानी से चला पाएगा। हल चलाने के बाद हल चलाकर उसने खेत में बुआई कर दी है, फसल अपने बीज बो दिए हैं, तो उसको पानी की आवश्यकता है, सिंचाई की, तो सिंचाई है वो समतल भागों पर आसानी से सिंचाई हो सकती है, यानी कि पानी तेजी से दौड़ेगा नहीं, आपके धीमी गति से पानी चलता हुआ जाएगा और पूरे खेत में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। तो यहां पर कृषि कार्य आसानी से किया जा सकते हैं। फिर आप इन पहाड़ी भागों की बात करेंगे तो इन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये इनमें अत्यधिक ढलान होती है और दो पर्वतों के बीच का जो समतल भाग होता है वो घाटी कहलाता है। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों पर आपकी खेती करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन पर ढलान अधिक होती है। तो अधिक ढलान वाले क्षेत्रों पर आप सोचिए, इतना ढलान वाला क्षेत्र है तो इस पर आपके ट्रैक्टर कैसे चल सकता है, हल कैसे चल सकता है, या फिर आपके यहां पर सिंचाई करोगे तो कैसे हो सकती है। तो इन क्षेत्रों में आपके कृषि कार्य है वो दुष्कर हो जाते हैं। कृषि कार्यों का विकास है वो, कृषि का विकास है वो मैदानों की तुलना में कम होता है। हाँ, इन दो पर्वतों के बीच, जैसे आपका एक पर्वत ये है, ठीक है, इस प्रकार से पर्वतीय भाग, और दूसरी तरफ आपका इस प्रकार से ये पर्वतीय भाग है। इनके बीच की जो समतल भूमि होती है, यानी कि एक तो ये पर्वत होता है और एक दूसरी तरफ आपका ये पर्वत है, इनके बीच का जो ये समतल भाग होता है, इस समतल भाग को कहा जाता है घाटी। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो ये घाटी वाले भाग होते हैं, यहां पर कृषि कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहां पर भाई ये तो छोटे थोड़े से ही भाग होते हैं, घाटी वाले, पर्वतीय भाग अधिक होते हैं। तो इस वजह से जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आपके कृषि कार्यों का विकास कम हुआ है। तो भाई भारत में मैदान भी है, पर्वत भी है। मैदान कहां पर है? तो मैदानों की बात करें तो वही जो आपके नदियां प्रवाहित होती है, उन नदियों के आसपास मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। जैसे पंजाब का मैदान, आपके जो पंजाब हरियाणा के मैदान है वो सिंधु की सहायक नदियों के पास में निर्मित हुए। सिंधु नदी, जैसे सिंधु नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, तो ये जो पंजाब और हरियाणा है, सतलज नदी और व्यास नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। फिर आप उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल देखते हैं तो ये इन पर गंगा के द्वारा निर्मित मैदानी भाग आते हैं। और जो आपने पूर्वोत्तर में असम राज्य देखा है तो वहां पर आपके ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदान है। अब जो मैं ये जितने भी आपको नाम ले रहा हूं, चाहे पंजाब का लूं, हरियाणा का लूं, उत्तर प्रदेश का लूं, बिहार का, या पश्चिम बंगाल और असम के नाम लूं, तो आपको मैंने पिछले वीडियोस के दौरान भी बताया था कि आपको जो मैंने शुरुआत में भारत का मानचित्र बताया है, वो मानचित्र आपको याद रहना चाहिए। और जब जब मैं किसी राज्य का नाम बोलूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मानचित्र में कहां पर अवस्थित है, ठीक है ना। जैसे आपको याद आना चाहिए कि जैसे जब मैं केरल की बात करूं तो आपको इसे याद आ जाना चाहिए कि यहां पर एक केरल। तमिलनाडु की बात करूं तो आपको फटाक से याद आ जाना चाहिए कि यहीं पर है। तो कर्नाटक की बात करूं तो फिर से याद आ जाना चाहिए यहीं पर कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश की बात करूं तो यहां पर आंध्र प्रदेश है। गुजरात की बात करूं तो आपको जाना चाहिए यहां पर गुजरात है। राजस्थान की बात करूं तो आपको याद आ जाना चाहिए राजस्थान है। पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं तो यहां पर पंजाब हरियाणा है, ठीक है। ऐसे आपको याद आने चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहां पर हिमाचल प्रदेश है। फिर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये रहा, लद्दाख की बात करें तो ये रहा, फिर उत्तराखंड की बात करें तो ये रहा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये बिहार, ये आपके पश्चिम बंगाल ये रहा, सिक्किम यहां पर रहा, पूर्वोत्तर के सारे यहां पर राज्य रहे, ठीक है। ऐसे आपको सारे के सारे आपको याद आ जाने चाहिए। आएंगे ना याद? हाँ, मेरा विश्वास है कि जो मैंने आपको मानचित्र आपको बताया है वो आपको अच्छे से याद है। और जब मानचित्र आपको अच्छे से याद हो जाएगा ना, तो इस पूरी पाठ्य पुस्तक के हर वीडियो के दौरान मैं आपको ऐसे नाम लेता रहूंगा, आपको मानचित्र पर क्लिक हो जाने चाहिए। अभी भी किसी को याद नहीं है तो पहले आपको मानचित्र याद करने चाहिए, उसके बाद में वीडियो देखो। क्योंकि मैं जैसे आपको नाम लूं के उत्तर प्रदेश, आप सोच में पड़ जाएंगे अरे उत्तर प्रदेश कहां पर है, अरे कहां कहां क्या है। ये रहा उत्तर प्रदेश, आपको मानचित्र में कितनी बार तो बताया है। तो इसे प्रत्येक राज्य याद रहने चाहिए आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ आगे और इन स्थलाकृतियों की। तो देखो, आपको स्थलाकृतियां समझ में आ गई कि भाई स्थलाकृतियां क्या होती है, यानी कि स्थलाकृति कहो या उच्चावच कहो, बात एक ही होती है। और पूरी पृथ्वी पर किस प्रकार के उच्चावच पाए जा सकते हैं? देखो, पृथ्वी पर आपके पर्वत होंगे। जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं ना, वो पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों से कम ऊंचे भाग,
जो सपाट होते हैं उनके जो पर्वत होते हैं ना, पर्वतों के ऊंची भाग तो आपके इस प्रकार से नुकीले होते हैं। भाई देखो, आपके कुछ इस प्रकार के भाग दिखाई देते हैं, जैसे आपके इस प्रकार के जो ऊपर से तीखे भाग होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पर्वत। और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई वाले भाग होते हैं। ठीक है, एक इस्तेला कर दी तो पर्वत हो जाते हैं। दूसरे होते हैं भाई, इनकी ऊंचाई तो अधिक रहती है, लेकिन ये ऊपर से आपके चपटे होते हैं, आपके नुकीले नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पठार। तो दूसरी स्थलाकृति हो जाती है पठार। एक होते हैं कि वे पठारों से ही कम ऊंचे होते हैं, लेकिन एकदम समतल भाग होते हैं। क्या होते हैं? एकदम समतल भाग होते हैं और पठारों से कम ऊंचे होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके मैदान। ये तीसरी स्थलाकृति या ऊंचा उच हो गया। एक होते हैं आपके कि भाई आपके जो मैदानों और पठारों की तरह समतल होते हैं, उबड़ खाबड़ भी होते हैं, लेकिन वो आपके शुष्क क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं भाई? शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके मरुस्थल। वो कहलाते हैं आपके मरुस्थल, जो आपके चौथी चौवच हो गए। और एक होते हैं जो आपके चारों तरफ आपके समुद्र, आपके चारों तरफ जल भरा रहता है, और वो कहलाते हैं, आप चारों तरफ जल रहता है और बीच में आपके एक उभरा हुआ भाग रहता है, वो कहलाता है आपका द्वीप समूह। तो ये सारे के सारे इस प्रकार के जितने भी रूप होते हैं, ये सभी रूप आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप पर्वतों की बात करोगे तो भारत में हिमालय पर्वत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भारत में हिमालय पर्वत मिल जाएगा, जो कहां पर फैला हुआ है? जैसे आप कश्मीर की बात करें, यानी कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो यहां पर आपके हिमालय पर्वत का विस्तार हो जाता है। ठीक है, पठार की बात करते हैं तो पठार आपको दक्षिण भारत में मिल जाएंगे। जैसे दक्षिण भारत में, जैसे महाराष्ट्र में इसे दक्कन का पठार कहते हैं, वैसे पूरे दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, लेकिन उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को दक्कन का पठार कहते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है, इधर आपके बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में। फिर आपके दंडकारण्य का पठार आ जाता है इधर आपके ओडिशा छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। फिर आपके कर्नाटक वाले भाग में कर्नाटक का पठार आ जाता है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर का पठार आ जाता है, असम में आपके कार्बी एंगलोंग पठार आ जाता है। तो इस प्रकार के बहुत से पठारी भाग हैं भारत में। ठीक है, झारखंड वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में तो आपने सुना है ना भाई, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। जैसे आपके स्कूल में आपके जो आपके चलते हैं ना, प्रार्थना सभा के दौरान आपके जो प्रश्नोत्तरी चलती है, उस समय आपके कई बार किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई भारत में खनिजों का भंडार गृह किसे कहते हैं, तो वो छोटा नागपुर के पठार को भारत में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। मैदान, विभिन्न नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, जैसे जैसे आपके उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। इसी प्रकार से जो पंजाब हरियाणा वाला भाग है, यहां पर आपके सतलज व्यास और यमुना के द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। ठीक है, इसी प्रकार से आप मरुस्थलों को देखते हैं। मरुस्थल देखिएगा दो प्रकार के होते हैं। विश्व में दो प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है ठंडा मरुस्थल। हाँ, मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका गर्म मरुस्थल और एक होता है आपका ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल देखो, दोनों के दोनों शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे होते हैं, लेकिन एक में तापमान अधिक होता है तो वो गर्म मरुस्थल होता है, एक में तापमान कम होता है तो वो ठंडा मरुस्थल होता है। भारत में दोनों के दोनों ही है। गर्म मरुस्थल कहां पर है? गर्म मरुस्थल आपके जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में, वो गर्म मरुस्थल है। यानी कि जो राजस्थान है, पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा का कुछ भाग, गुजरात में कच्छ वाला भाग, यानी कि गुजरात में एक कच्छ जिला है, वो कच्छ जिला मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल आता है लद्दाख में। भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। उस लद्दाख में जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र है वो ठंडा मरुस्थल है, और इन दोनों ही मरुस्थलों में ऊंट पाए जाते हैं। दोनों ही मरुस्थलों में क्या होते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। देखो, गर्म मरुस्थल में भी है और ठंडे में भी है। अब इन दोनों ऊंटों में भिन्नताएं क्या है? देखो, मरुस्थलों की तो भिन्नता यह है कि भाई दोनों स्थानों पर शुष्क क्षेत्र है, लेकिन जो आपका गर्म मरुस्थल है वहां पर तापमान तो बहुत अधिक हो जाता है, भाई 50 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन जो ठंडा मरुस्थल है वहां पर तापमान माइनस में चला जाता है। ये इनकी जलवायु आपके विशेषताएं हैं। लेकिन इनके जो आपके यहां पर ऊंट पाए जाते हैं, उनकी क्या भिन्नताएं होती है? देखो, ऊंट के ऊपर आपने देखा होगा कि भाई जो ऊंट की पीठ होती है, उस पर पीठ पर इस प्रकार का आपके उभार दिखाई देता है। इस प्रकार का उभार दिखाई देता है इस पीठ पर, जिससे आप कहते हैं ऊंट की कुबड़। क्या कहते हैं इसे? इसे ऊंट की कुबड़ कहा जाता है। तो जो गर्म मरुस्थल है उसमें तो ऊंट, जो राजस्थान वाला भाग है उसमें तो कुबड़ आपके एक ही होती है,
उसमें कुबड़ एक ही होती है। लेकिन जो ये लद्दाख में ठंडा मरुस्थल है उसमें ऊंट के कुबड़ दो होती है। कितनी होती है? इस प्रकार से एक कुबड़ ये होती है और एक कुबड़ ये होती है, यानी कि आप इसके बीच में आराम से बैठ सकते हो। तो ये दो कुबड़ वाले ऊंट कहां पर पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। अब देखो कहते हैं ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। भाई जब ऊंट किस करवट बैठेगा, और एक बात की जाती है कि भाई ऊंट पर आप बैठते हो ना, आप ऊंट नीचे, ऊंट खड़े खड़े ऊंट के ऊपर तो आप बैठ नहीं सकते, उतनी ऊंचाई पर होता है। जब ऊंट नीचे बैठा है उस समय आप जाकर इसकी कुबड़ को पकड़ते हुए भाई यहाँ पर एक जो आसन बनाया होता है उस पर आप जाके बैठते हो। जब वो ऊंट खड़ा होता है उस समय आपको सावधानी रखनी होती है कि भाई जैसे वो ऊंट खड़ा हो तो मैं नीचे ना गिर पाऊं, ऐसी सावधानी रखनी होती है। और फिर आप जब ऊंट से नीचे उतरेंगे तो खड़े खड़े ऊंट से तो आप उतर नहीं सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आप उससे कूद जाएं, वो अलग बात है। लेकिन जब ऊंट बैठेगा तो आपको ध्यान रखनी, सावधानी रखनी होगी कि भाई मैं ऊंट के बैठने के साथ साथ में मुंह के बल नीचे ना गिर पाऊं, ठीक है, या फिर पीठ के बल नीचे ना गिर पाऊं। लेकिन जब आपका ये दो कुबड़ वाला ऊंट होगा ना उसमें आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। क्यों? जैसे ऊंट आगे होगा तो आगे वाली कुबड़ आपके सामने आ जाएगी तो आगे नहीं गिर पाएंगे। ऊंट पीछे होगा, पीछे की तरफ से बैठेगा, पीछे की तरफ से झुकेगा तो उस समय आप पीछे की वाली कुबड़ से आप पीछे आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आप नीचे नहीं गिर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दो कुबड़ वाले ऊंट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपके द्वीप समूह आते हैं। द्वीप समूह भारत में कहां पर है? द्वीप समूह के देखिएगा, आपने लक्षद्वीप समूह का कभी नाम सुना है? अंडमान निकोबार का नाम सुना है? जैसे मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन पूछा था लास्ट वीडियो में, जब हम इसके प्रश्नोत्तर कर रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि भाई आपके जैसे आपका अभ्यास प्रश्नों में एक क्वेश्चन भी आया था पहले अध्याय के दौरान कि भाई आपकी ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही है, आपके पिताजी कह रहे हैं कि इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में घूमने चलेंगे और हमें जाना है कावारती। तो आपको पूछा कि बेटा बता कावारती कौन से द्वीप पर अवस्थित है, कौन से आपको केंद्र शासित प्रदेश जाना होगा कावारती जाने के लिए। तो आपने कहा कि पापा मेरे को भी याद है, मैंने भी 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है। और कावारती लक्षद्वीप समूह की राजधानी है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है। तो हमें कावारती जाने के लिए लक्षद्वीप समूह जाना होगा। तो उसके लिए कैसे जाएंगे? उसके लिए कहा कि या तो हम समुद्र मार्ग से जाएं या फिर वायु मार्ग से जाएं, सड़क मार्ग से वहां नहीं पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत में एक तो लक्षद्वीप समूह है और एक आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिन दोनों द्वीप समूह की अवस्थिति कहां पर है वो पिछले अध्याय के दौरान हमने विस्तार से पढ़ा कि भाई अवस्थिति इनकी कहां कहां पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से विश्व में जितनी भी प्रकार की स्थलाकृति और ऊंचा ऊंचे हैं वो लगभग सारे ऊंचा ऊंचा आपको भारत में देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भारत विविधताओं में एकता है। भारत में क्या है? विविधताओं में एकता है। आपको पूरी दुनिया घूमने की आवश्यकता नहीं है, पूरा भारत का भ्रमण कर लो, आपको भारत विश्व की सभी प्रकार की जलवायु यहां मिल जाएगी, सभी प्रकार के ऊंचा ऊंच और भौगोलिक स्वरूप यहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, यह तो हो गई भारत में विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूप। अब देखिएगा, जो ये भारत में विभिन्न भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं, ये भौतिक स्वरूपों में बहुत अधिक विविधताएं हैं। विविधताएं तो आपको सीधी सी दिखती है, कहीं पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, झीलें हैं, मरुस्थल है, द्वीप समूह है, ठीक है, तटीय मैदान है। लेकिन इनमें हम देखिएगा एक एक की बात करते हैं। हमने प्रायद्वीपीय पठार की भी बात की। प्रायद्वीपीय पठार कहां पर है? जैसे ये आपका जो भारत का दक्षिणी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है भाई ये भाग। अब देखिएगा, इस प्रायद्वीपीय पठार को हमने आपको बताया था, देखो यहां पर हमने आपको यह भी बताया कि देखो कि यहां पर एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, यहां से बताया था ना, जिससे हमने क्या नाम दिया था कि भाई यहां पर करक रेखा गुजरती है। करक रेखा के दक्षिण में हमने आपको यह बताया कि भाई एक 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। याद आ रहा है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा? और ये कहा कि इस 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो भारतीय भूभाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, यहां पर ये प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है वो लगातार पतला होता जाएगा। यानी कि यहां पर तो पूरा भारत देखो इतना विस्तारित है, लेकिन जैसे 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यहां से दक्षिण की तरफ बढ़ते बढ़ते पूरा भाग आपके यहां पर पतला होता जाता है। देखिएगा, सबसे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल पतला हो गया। तो ये जो पूरा भाग है ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, ठीक है। इस प्रायद्वीपीय पठार को, पठार में देखिएगा आपके राज्य कौन से आ जाते हैं? राज्य भी आपको याद है, जैसे यहां पर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, यहां पर आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये राज्य आ जाते हैं। जो ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ये आपके भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक स्थिर भाग है। अब ये भूवैज्ञानिक दृष्टि से स्थिर और अस्थिर भाग क्या होते हैं? ये क्या है? ये आपके प्राचीन भूखंडों में से तो एक है ही है, लेकिन सबसे क्या है? स्थिर भाग है। अब स्थिर कैसे है? स्थिर भाग वो है, देखो आपने कई बार भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में सुना है। भूकंप क्या होता है?
कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ हलचल होती है। जैसे मैं पृथ्वी पर इस भाग पर खड़ा हूं, पृथ्वी पर खड़ा हूं, इस पृथ्वी के गहराई में जाते हैं, यानी कि पृथ्वी की खुदाई करते हुए बहुत अधिक गहराई में जाते हैं। तो गहराई में जाते हैं तो जो आंतरिक चट्टाने हैं, उन आंतरिक भागों में कुछ ऐसी हलचल होती है, जैसे हम इधर उधर, मैं भी हाथ को इधर उधर हिला रहा हूं, या फिर मैं इधर उधर डोल रहा हूं। तो इसी इसी प्रकार से आंतरिक भाग में भी कुछ पृथ्वी की चट्टानों में इस प्रकार की हलचल होती है, और हलचल होने की वजह से पृथ्वी सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम कहते हैं भूकंप। इसी प्रकार से कई बार ऐसी हलचल हो जाती है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म तप्त मेग्मा होता है, भाई कुछ चट्टानों का पिघला हुआ रूप रहता है, क्या रहता है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप पृथ्वी के आंतरिक भागों में रहता है। जब आप भूगोल को उच्चतर कक्षाओं में पढ़ेंगे तब आप बात करेंगे कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा भाग पाया जाता है, एक ऐसी परत पाई जाती है पृथ्वी के अंदर, जो पूरी की पूरी तरल अवस्था में रहती है। और वो तरल अवस्था वाला भाग में है ना, वहां पर पतला जो चट्टानों का पिघला हुआ रूप रहता है, उसे मेग्मा कहा जाता है। और पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऐसी हलचल होती है, उसकी वजह से वो जो मेग्मा वाला भाग है वो धरातल पर आकर प्रकट होता है, और ऐसे वो आपको जलती हुई ज्वाला के रूप में बाहर निकलता है। और वो चट्टान है, वो आपके चट्टानों का जो गर्म पिघला हुआ रूप होता है, वो मेग्मा या लावा कहते हैं, वो फैल जाता है। इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये जो जिस स्थानों पर, जिन क्षेत्रों पर ज्वालामुखी और भूकंपों की स्थितियां देखने को मिलती है, वो क्षेत्र आपके भूवैज्ञानिक दृष्टि से अस्थिर होते हैं, वो अस्थिर होते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी सबसे कम घटित होते हैं, वो क्षेत्र स्थिर कहलाते हैं। और ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीप वाला भाग, ये आपके सबसे स्थिर भागों में से एक है। यहां पर आपके भूकंप और ज्वालामुखी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, कुछ भूकंप आए हैं, जैसे 1969 ईस्वी, आपके 1969 ईस्वी में, 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था। इन भूकंपों के बाद में वैज्ञानिकों ने कुछ सोचना विचारना शुरू किया है कि भाई ऐसे यहाँ पर क्या स्थितियां पैदा हुई है कि जिसकी वजह से भूकंप आता है। ठीक है, वो आपके वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है, जो आप उच्चतर कक्षाओं में आगे पढ़ते चलेंगे। अब यहां पर आपके सबसे स्थिर भाग है, सबसे प्राचीन खंडों में से भी एक है। जब आगे आप पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे कि भाई जो आपके पृथ्वी पर विभिन्न आपको देश दिख रहे हैं, विभिन्न महाद्वीप दिख रहे हैं, महासागर दिख रहे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये इनका निर्माण कैसे हुआ, ये क्या एक स्थान पर स्थिर हैं, क्या ये गतिशील हैं, तो इनकी आप जब विस्तार से चर्चाएं करेंगे तब आप ये पढ़ेंगे कि भाई प्रायद्वीपीय पठार है, वो सबसे प्राचीन भागों में से एक है। और ये आपके एक गोंडवाना लैंड भाग आता है, उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है भाई, गोंडवाना लैंड है, अंगारा लैंड है, तो उसमें से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये भूगोल की बहुत सी आपके सिद्धांत होते हैं, उस समय आप इनको विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, जब आप उच्चतर कक्षाओं में जाएंगे। अब ये तो हो गया आपके प्रायद्वीपीय खंड, जो भारत का सबसे प्राचीन खंडों में से एक है और आपके सबसे स्थिर खंड माना जाता है। दूसरे आते हैं भारत के हिमालय और उत्तरी मैदान। हिमालय और उत्तरी मैदान आपके सबसे युवा भाग है, यानी कि सबसे जवान है, यानी कि नवीनतम भूआकृतियां हैं, और भूविज्ञान की दृष्टि से ये अस्थिर क्षेत्र हैं। अब देखो नवीनतम भूआकृतियां कैसे, देखो पृथ्वी पर जितने भी पर्वत बने हैं, पठार बने हैं या फिर मैदान बने हैं, इनका कभी ना कभी तो निर्माण हुआ है, और इन सब का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। जैसे जैसे आप अपने परिवार में देखते हैं कि भाई आपका बड़ा भाई है, आप हैं, आपका छोटा भाई है, इस प्रकार से आपके बड़े छोटे होते जाते हैं भाई। उसी प्रकार से कि भाई जो आपका सबसे पहले जन्म हुआ वो बड़ा भाई है, सबसे बाद में जन्म हुआ वो छोटा भाई है, और जो छोटा भाई है वो सबसे युवा रहेगा। उसी प्रकार से पृथ्वी पर जितने भी पर्वत उत्पन्न हुए हैं, उन पर्वतों में से हिमालय पर्वत सबसे बाद में उत्पन्न हुआ है, तो हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत है, या सबसे युवा पर्वत कहते हैं। इसी प्रकार से भारत में एक आपने पर्वतमाला के बारे में सुना है, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला, आपने नाम तो सुना ही होगा अरावली पर्वतमाला का। अरावली पर्वतमाला कहां पर फैली हुई है, अरावली पर्वतमाला फैली हुई है भाई, विषय आपके सर्वाधिक विस्तार उसका राजस्थान में, वैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है, लेकिन इसका 80% भाग राजस्थान में है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके हिमालय, और हिमालय के साथ में हिमालय से जुड़ा हुआ उत्तरी मैदान है, तो ये भी आपके एक नवीन भाग है। और जो हिमालय वाला भाग है, इसकी हमने अभी बात की कि ये क्या है, एक अस्थिर भाग है। अब अस्थिर क्यों है, अस्थिर भाग है, इसका मतलब यहां पर या तो भूकंप आते हैं और या ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। तो जो हिमालय वाला भाग है, यहां पर आपके भूकंप की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। जैसे
जैसे आपको भूकंप की घटनाएं, देखो हिमालय का विस्तार कहां पर है, ये देखिएगा पूरा भारतीय क्षेत्र है। जैसे यहां पर आपके ये क्या है, ये आपका प्रायद्वीप है, यहां पर आपके ये आपका मैदानी भाग है, ठीक है, यहां पर आपके मरुस्थल है, ठीक है, और जो ये लाल कलर वाला भाग है ये क्या है, ये आपका हिमालय का क्षेत्र है। और इस हिमालय से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये तिब्बत का पठार है, ऊपरी भाग कहलाता है। अब देखिएगा जो ये लाल कलर वाला पूरा क्षेत्र है ये हिमालय का भाग है, और ये आपके भूगर्भिक दृष्टि से आपके एक अस्थिर क्षेत्र है। यहां पर आंतरिक भागों में बहुत अधिक हलचलें हो रही है, और देखो इन आंतरिक भागों में जो हलचलें हो रही है ना, इन्हीं हलचलों की वजह से यहां पर हिमालय का निर्माण हुआ था, और ये हलचलें लगातार हिमालय की ऊंचाई को बढ़ाती जा रही है, हिमालय की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे आपकी बचपन से लेकर वर्तमान तक ऊंचाई बढ़ रही है ना, जैसे आप 9th क्लास में हैं तो आज भी आपकी हाइट बढ़ रही है ना, उसी प्रकार से हिमालय की भी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके आंतरिक भाग में कुछ ऐसी हलचलें होती है जिसकी वजह से हिमालय ऊपर उठता जा रहा है, ठीक है। और उन्हीं हलचलों की वजह से ये अस्थिर क्षेत्र माना जाता है, और इसी वजह से यहां पर आपके भूकंप अधिक आते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे ना कि भाई भारत में सर्वाधिक भूकंप कहां आते हैं, तो बताना कि हिमालय वाले क्षेत्र में, और सबसे कम भूकंप कहां आते हैं तो बता देना प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में, ठीक है। अब जब आप हिमालय की बात करते हैं तो ये नवीनतम भू आकृतियां हैं। हमने चर्चा कर ली कि भाई इस प्रकार का आप हिमालय का दृश्य देखते हैं, ये नवीनतम भू आकृतियां हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये आपके एक अस्थिर क्षेत्र बनाता है। ये यहाँ पर भूकंप की घटनाएं सर्वाधिक देखने को मिलती है। जैसे आप कई बार समाचार पत्रों में देखते हैं कि भाई नेपाल में भूकंप आया है, उत्तराखंड में भूकंप आया है, जम्मू कश्मीर में भूकंप आया है, ठीक है ना। और जो संपूर्ण हिमालय पर्वत है, ये संपूर्ण हिमालय पर्वत आपके ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों से बना हुआ क्षेत्र है। यहां पर देखिएगा ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां देखने को मिलती है, और दो पर्वत चोटियों के यानी कि दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र है वो घाटी कहलाता है। तो ऐसी बहुत सी आपको चोटियां और घाटियां देखने को मिलती है। फिर उन पर्वत चोटियों से आपके यहाँ पर जो ये पर्वत चोटियां, ये क्या है, इन पर बर्फ का जमाव पाया जाता है, और बर्फ पिघलती रहती है, और उस पिघलती हुई बर्फ से कुछ नदियां निकलती है। जैसे आपकी गंगा नदी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, काली नदी है, तिस्ता नदी है, ऐसी बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। अब देखिएगा उत्तरी मैदान, अब ये पर्वतीय श्रेणियों से जो नदियां निकल रही है, इन्हीं नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी, इन ये नदियां निकलती है ना, तो ये नदियां जब पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है तो यहां पर अपने साथ में देखो, जब नदी प्रवाहित होती है ना किसी क्षेत्र से, तो वो नदी अपने साथ में वहां की मिट्टी का अपरदन करती जाती है, यानी कि उस मिट्टी को काटते हुए अपने साथ उस मिट्टी के कणों को घोलते हुए ले जाती है। और जब कभी भी आपके जब मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो वो जो आपके कण को घोल रखा है वो बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में जाती है, और जब उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाए तो वो बाढ़ आती है। बाढ़ के समय क्या होता है, नदी का पानी बाहर निकलता है और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है। तो उस समय उसके साथ में जो सूक्ष्म कण जमा होते हैं पानी के साथ में, जो अपरदन करके मिट्टी का अपरदन करके हुए नदी लेकर आई थी, वो सारे कण आपके उन मैदानी क्षेत्रों में फैल जाते हैं, और वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर जलोढ़ मैदानों का निर्माण हो रखा है। तो ये भारत की कुछ स्थलाकृतियां हैं। अब देखिएगा ये जितनी भी हम स्थलाकृतियां देख रहे हैं, इन स्थलाकृतियों के आधार पर भारत का भौतिक विवरण दिया जाता है, यानी कि भारत का भौगोलिक विवरण, जिसे हम कह सकते हैं भारत का भौतिक विभाजन। इसे आप क्या कह सकते हैं, भारत का भौतिक विभाजन भी कह सकते हैं। यानी कि जो जितनी भी प्रकार के हम ये पढ़ते जा रहे हैं कि भाई हम बात करते हैं कहीं पर पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, ये इनको भाई हम आप अलग अलग तरीके से बांट कर पढ़ लो। जैसे जैसे हम मानव शरीर की बात करते हैं ना, कहते हैं भाई हमारा एक अंग आपके ऊपर उभरा हुआ है, एक साइड में ऐसे फैला हुआ है, एक हमारा जो ये पेट है थोड़ा अंदर की तरफ सिकुड़ा हुआ है, ऐसे आप अलग अलग अंगों की बात करते हो ना। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि भाई इनको अलग अलग बांट लो, कि भाई जैसे ये मुखमंडल हो जाता है, ये आपका सिर हो जाता है, ये दोनों तरफ फैले हुए हाथ हो जाता है, ये बीच में आपके चेस्ट और पेट हो जाते हैं, नीचे पैर हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें भारत को भी भौतिक विभागों में बांट देना चाहिए। तो उसकी दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आपके भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, और छठवां है आपका द्वीप समूह। ये कहां कहां पर फैले हुए हैं तो इनको देखिएगा, यहां पर ये कहां पर विस्तृत है, इनका देखिएगा विस्तार। अब देखो सबसे उत्तर दिशा में आप देख पा रहे हैं कि भाई भारत में आपका जो ये ब्राउन कलर की जो लाइनें खींची हुई है, ये पूरा भाग आ जाता है नंबर 1 वाला। नंबर 1 पर कौन सा है, हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय पर्वत सबसे उत्तर दिशा में। अब आपको ये तो पता है ना, जो सबसे ऊपर की तरफ इस दिशा रहती है ये कौन सी रहती है, ये आपके उत्तर दिशा रहती है। जो दक्षिण की तरफ जो नीचे की तरफ रहता है वो दक्षिणी दिशा, इस तरफ दिशा पूर्व दिशा, और ये वाली दिशा कौन सी रहती है, पश्चिम दिशा। अब जो हिमालय क्या है, सबसे उत्तर दिशा में अवस्थित है, ठीक है। अब देखो यहां पर आप देखते हैं कि एक पामीर ग्रंथि है।
पामीर ग्रंथि क्या है? ये पामीर का पठार वाला भाग है, ठीक है। इस पामीर की ग्रंथि से बहुत सी पर्वत श्रेणियां जुड़ी हुई है, जैसे जैसे इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, इधर आपके पाकिस्तान की तरफ एक सुलेमान पर्वत श्रेणी, इधर यहां पर आपके तिब्बत वाले क्षेत्र में कुनलुन श्रेणी, और यहां पर आप एक नाम देख पा रहे हैं कि काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। उसी प्रकार से एक पर्वत श्रेणी है, ये आपके हिमालय पर्वत श्रेणी, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। यहां पर, यहीं पर नहीं, पूरे विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगामी वीडियोस के दौरान। दूसरा भौतिक भाग आपको क्या नाम लिखा हुआ दिख रहा है? उत्तरी मैदान। अब हिमालय पर्वत श्रेणी से जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हो तो हिमालय से निकलने वाली ये नदियां देखो, कौन सी नदी? गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों के द्वारा जो निर्मित ये मैदानी भाग है, इधर यहां पर आपके व्यास, रावी, सतलज, इनके द्वारा जो निर्मित ये मैदान है, ये मैदान कहलाता है आपका उत्तरी मैदानी प्रदेश। इसका कुछ भाग पाकिस्तान की तरफ चला गया भाई। जब 1947 में पाकिस्तान बना था, पहले भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1947 में भारत अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये अब आपका मैदानी भाग, आपके सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है, वो पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। तीसरा भाग कौन सा आता है? तीसरा भाग आता है भाई, मैदान से जैसे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो आपको मिलता है दक्कन का पठार, या जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसमें आपके दक्षिण भारत के क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। पूरा दक्षिणी भारत इसमें प्रायद्वीपीय पठार में आ जाता है, ठीक है। जो आपको ये ब्राउन कलर के छायांकित भाग दिखते हैं ना, जैसे यहाँ पर अरावली श्रेणी, मालवा पठार, विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये आपके छोटा नागपुर का पठार, इधर यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे के सारे आपके इस प्रकार के भाग हैं, वो किस में आ जाते हैं? आपके प्रायद्वीपीय पठार में। नंबर 4 पर आ जाता है भारतीय मरुस्थल, जो यहाँ पर आपके पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भाग, आपके राजस्थान का भाग, गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र। पांचवा भाग कौन सा आता है? पांचवा भाग आता है तटीय मैदान। एक तो इधर पूर्वी तटीय मैदान, जिसमें आपके उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। एक आ जाते हैं आपके पश्चिमी तटीय मैदान, जिसमें आपके कोंकण तट, मालाबार तट, गुजरात का ये तटीय भाग, जिसे काठियावाड़ का तट कहते हैं, ठीक है। और नंबर 6 पर आ जाते हैं द्वीप समूह, जिसमें लक्षद्वीप समूह, और ये आ जाता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार से ये भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है कि भाई भारत को 6 भागों में बांटा गया है, और हम एक एक भाग की विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के दौरान। तो इस वीडियो का आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है भारत का भौतिक विभाजन, यानी कि भारत के विभिन्न उच्चावचों की विशेषताओं के आधार पर, विभिन्न उच्चावचों के आधार पर भारत को 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये आपने इस वीडियो के दौरान सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आपने इनको अच्छे से समझ लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 1 दिया है आपको कि भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 5 या फिर 6? तो अभी अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले कि भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा है। कौन कौन से भाग है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, फिर दूसरे नंबर पर उत्तरी मैदान, तीसरे नंबर पर आपके प्रायद्वीपीय पठार, चौथे नंबर पर महान भारतीय मरुस्थल यानी कि भारतीय मरुस्थल, पांचवें नंबर पर तटीय मैदान, और छठे नंबर पर द्वीप समूह। अगला सवाल, भारत का सबसे उत्तरी भौतिक विभाग कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी भौतिक विभाग, यानी जो सबसे उत्तर दिशा में, नक्शे में सबसे उत्तर दिशा में दिख रहा है, वो कौन सा भौतिक भाग है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, भारतीय मरुस्थल, या फिर प्रायद्वीपीय पठार? तो भारत का आपने मानचित्र देखा है, उस मानचित्र में देखा है कि सबसे उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला से दक्षिण की तरफ चलते हैं तो उत्तर का मैदान दिखता है, और उत्तर के मैदान के बाजू में आपको पश्चिम की तरफ आपको दिखता है आपके भारतीय मरुस्थल। फिर आप दक्षिण की तरफ चलते हैं तो आपको मिलता है प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत का सबसे दक्षिण का भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार आता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो फिनिश करते हैं, यहीं पर इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से नोट्स तैयार करेंगे, और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ते हुए अच्छे से आप इस पूरे मैटर को, इस पूरे कंटेंट को अच्छे से तैयार करते हुए याद करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ अगले पार्ट में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।